Hello everyone, I am Monica. In this video, I am going to explain Shadwell, a poem written by John Dryden. Dryden was born in 1631. He was a great dramatist and poet of the 17th century. He wrote a number of satirical poems. He was a literary critic, translator, and playwright. It was Dryden who developed the heroic couplet and made it a powerful medium of satirical poetry. Dryden, as a poet, ranks among the highest. It was not without reason that Walter Scott called him third great English poet after Shakespeare and Milton. He was so popular that his age was known as Age of Dryden. There were two groups of poets, Tories and Whigs. Tories were royal sporters and Whigs sported parliamentarians. Dryden belonged to Tories groups and Shadwell belonged to Whigs. ड्राइडन के समय में पोइट्स के दो ग्रुप हुआ करते, टोरीज जो रॉयल्स को सपोर्ट किया करते, विग्स जो पार्लियामेंट के सपोर्ट में हुआ करते। ड्राइडन टोरीज ग्रुप से रिलेटेड थे, जबकि शैडवेल जो आपकी पोएम का टाइटल है वो पार्लियामेंटेरियन थे। In Dryden's time, it was common for poets to write satirical poems attacking the rival poets. Dryden and Shadwell were contemporary poets. There were bitter rivalry between them. ड्राइडन पोएटेस्टर्स के भी अगेंस्ट थे। पोएटेस्टर्स होते हैं जो बेतुकी कविताएं लिखें, जिनका कोई मीनिंग ना हो, इस तरह की कविताएं लिखें। अब क्योंकि ड्राइडन और शेडवेल कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे, एक दूसरे के राइवल थे। शेडवेल जो विग ग्रुप से रिलेटेड थे, ड्राइडन टोरीज से रिलेटेड थे। तो ड्राइडन ने विग्स पर अटैक किया अपनी पोएम्स में, और उन्होंने पोएम लिखी एब्सोलम एंड एक्टिटोफेल इन 1681 में। अब क्योंकि ड्राइडन ने विग्स पे अटैक किया था, मीन्स शैडवेल भी विग के ग्रुप्स में था, तो इनडायरेक्टली उस पर भी अटैक हो गया। तो शैडवेल ने रिप्लाई में एक पोएम लिखी जो एक कॉमेडी थी, लैंकाशायर विचेस, विच ही रोट इन 1682। तो सबसे पहले ड्राइडन ने लिखी, उसके रिप्लाई में शैडवेल ने पोएम लिखी जो एक कॉमेडी थी, जिसके अंदर उन्होंने ड्राइडन की पोएम का रिप्लाई दिया था। अब ड्राइडन को ये बात पसंद नहीं आई, तो इस पोएम के रिस्पॉन्स में उन्होंने अपनी पोएम लिखी मेडल 1682 में। अब मेडल के रिस्पॉन्स में लिखी गई मेडल ऑफ जॉन बेज जो शैडवेल ने लिखी। अब मेडल ऑफ जॉन बेज के रिस्पॉन्स में ड्राइडन ने लिखी मैकफ्लैक्नो। जो आपकी प्रेजेंट पोएम है शैडवेल, वो मैकफ्लैक्नो में से ही ली गई है, उस पोएम का ही एक पार्ट है। इस पोएम में ड्राइडन ने शैडवेल पर व्यंग किया है, सटायर किया है। So because Shadwell had written an abusive poem on Dryden, so Dryden was provoked and he hit back and wrote a very satirical poem on Shadwell and under the title Macflecknoe. The poem Shadwell is an extract from this poem. And this is the complete title, subtitle, A Satire upon the True Blue Protestant Poet Thomas Shadwell. Macflecknoe. Mac means sun. Macflecknoe means the son of Flecknoe. Dryden invents a humorous situation. He imagines that Macflecknoe ruled in the kingdom of nonsense. When he grew old, he wanted to choose one of his sons as his successor. He chose Shadwell because he was the most foolish of his sons. He resembled him most in stupidity. So the poem is a biting satire on Shadwell. यहाँ ड्राइडन की एक कल्पना दिखाई गई है कि मैकफ्लैक्नो मूर्खों की नगरी में शासन करता है। अब वो बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा होने के बाद
उसे एक उत्तराधिकारी की ज़रूरत है, लेकिन वो एक ऐसे अपने बेटों में से एक ऐसे बेटे को अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहता है जो इस मूर्खों की नगरी पर शासन कर सके। मीन्स जो उससे भी ज़्यादा मूर्ख हो। मूर्खता में वह उससे बहुत मिलता जुलता था। शेडवेल मूर्खता में फ्लैक्नो से बहुत मिलता जुलता था। शेडवेल बेटा, फ्लैक्नो फादर को चाहिए अपना उत्तराधिकारी। उसके जितने भी बेटे हैं उनमें से उसने देखा कि मैं अपने सबसे मूर्ख बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा, क्योंकि उसको मूर्खों की नगरी पे शासन करना है। तो अपने सभी बेटों में से उसने शेडवेल को चुना। तो ड्राइडन ने ये कविता लिखी है। तो यहाँ ड्राइडन ने सीधा सीधा हमला किया है व्यंग के रूप में शेडवेल पर। लेट्स स्टार्ट द पोएम। ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डीके, एंड वेयर फेट सम्स मोनार्क्स मस्ट ओबे। डीके मीन्स पतन होना, तबाही होना। समन बुलावा आना। मोनार्क राजा महाराजा। ओबे आज्ञा का पालन करना। सब मनुष्यों का पतन निश्चित है। जब भी भाग्य या मृत्यु बुलाती है तब हमें उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ एक फिलॉसफी दिखाई गई है, एक दर्शन शास्त्र दिखाया गया है, जहाँ ड्राइडन कहते हैं कि सभी मनुष्य मोर्टल हैं, नश्वर हैं। जब भाग्य या मृत्यु बुलाती है तो महाराजाओं को भी उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकेगा। दिस फ्लैक्नो फाउंड हु लाइक ऑगस्टस यंग वॉज कॉल्ड टू एम्पायर एंड हैड गवर्नड लॉन्ग। ऑगस्टस जो एक रोमन राजा हुए हैं, उनकी तरह फ्लैक्नो को भी बहुत छोटी एज के अंदर शासन करना पड़ गया था। उसने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। इन प्रोज एंड वर्स वाज ऑन विदाउट डिस्प्यूट थ्रू ऑल द realms ऑफ नॉनसेंस एब्सोल्यूट। प्रोज एंड वर्स, गद्य और पद्य। अगर हम पोइट्री की बात करें या किसी प्रोज वर्क की बात करें तो बिना किसी डिस्प्यूट के, बिना किसी झगड़े के फ्लैक्नो को नॉनसेंस की दुनिया में संपूर्णता हासिल है। मीन्स यहाँ ड्राइडन एक व्यंग करता है मैक फ्लैक्नो पर कि जो मैक फ्लैक्नो है वो नॉनसेंस की दुनिया का राजा है और बहुत अच्छे ढंग से शासन कर रहा है। दिस एज्ड प्रिंस नाउ फ्लरिशिंग इन पीस एंड ब्लेस्ड विद इशू ऑफ अ लार्ज इंक्रीज। यह एज्ड प्रिंस, फ्लरिशिंग फलना फूलना, अपने राज्य में शांति से फल फूल रहा है। एंड ब्लेस्ड विद इशू ऑफ अ लार्ज इंक्रीज, और बहुत सारे बच्चों का उसे वरदान प्राप्त हुआ है। मीन्स उसके बहुत सारे बच्चे हैं। worn out with business did at length debate to settle the succession of the state। वह अपने बिजनेस से, अपने कर्तव्यों से थक चुका था, क्योंकि अब उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी। तो अब उसने डिसाइड किया कि वो अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी चुनेगा। एंड पॉन्डरिंग विच ऑफ ऑल हिज सन्स वाज फिट टू रेन एंड वेज इमॉर्टल वार विद विट। उसने अपने किसी एक बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया। उसने सोचा कि उसका कौन सा ऐसा बेटा है जो बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है और उसके विरुद्ध कभी ना खत्म होने वाले युद्ध को जारी रखने के लिए उपयुक्त है। मीन्स वो अपने ऐसे बेटे को उत्तराधिकारी बनाना चाह रहा था जो उससे भी ज़्यादा मूर्ख हो। Cried, it is resolved, for nature pleads that he should only rule who most resembles me। एंड अल्टीमेटली उसने फैसला ले लिया कि उसे किस बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाना है। उसने अपने उस बेटे को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया जो मूर्खता में उससे मिलता जुलता था। रिजेंबल्स प्रतीत होना, जो मूर्खता में उससे मिलता जुलता था। अब क्योंकि ये पोएम ड्राइडन ने लिखी है, शेडवेल पर सटायर करते हुए लिखी है, तो यहाँ ड्राइडन शेडवेल के फादर फ्लैक्नो
के बारे में कहते हैं कि फ्लैक्नो को एक ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश थी जो बहुत ज़्यादा मूर्ख हो, और उसने अपने मूर्ख बेटे शेडवेल को चुना अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए। ये एक सीधा सीधा व्यंग था। शेडवेल अलोन माई परफेक्ट इमेज बियर्स मैच्योर इन डलनेस फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स। टेंडर ईयर्स मीन्स यंग एज, छोटी उम्र। फ्लैक्नो सोचता है कि जो मेरा बेटा है शेडवेल, एक अकेला वही है जो बिल्कुल मेरी तरह से ही है, बिल्कुल मेरी तरह मूर्ख है। मैच्योर इन डलनेस फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स, और वो अपने बचपन से ही डल से मैच्योर हुआ है, मूर्ख से परिपक्व हुआ है। शेडवेल अलोन ऑफ ऑल माई सन्स इज ही हु स्टैंड्स कन्फर्म्ड इन फुल स्टुपिडिटी। अकेला शेडवेल ही ऐसा है मेरे सभी बेटों में से जो स्टुपिडिटी के मामले में, मूर्खता के मामले में हमेशा कन्फर्म खड़ा रहेगा, हमेशा दृढ़ होकर खड़ा रहेगा। द रेस्ट ऑफ सम फेंट्स मीनिंग मेक प्रिटेंस बट शेडवेल नेवर डेविएट्स इनटू सेंस। जो मेरे दूसरे बेटे हैं, फ्लैक्नो कह रहा है कि जो मेरे दूसरे बेटे हैं वो शायद हो सकता है कहने, उन जो वो कह रहे हैं या जो वो लिख रहे हैं उनमें कोई मीनिंग निकलता हो, लेकिन जो शेडवेल है वो मूर्खता से कभी भी दूर नहीं होता, वो गलती से भी कोई मीनिंगफुल बात नहीं कहता। ही स्टैंड्स कन्फर्म्ड इन फुलिशनेस। देयर मे बी सम मीनिंग इन वट अदर्स से और राइट, बट शेडवेल नेवर डिपार्ट्स फ्रॉम नॉनसेंस। ही नेवर अटर्स अ मीनिंगफुल सेंटेंस इवन बाय मिस्टेक। Some beams of wit on other souls may fall, strike through and make a lucid interval. Beams of wit, बुद्धिमता की किरणें, कि कभी कभी बुद्धिमता की किरणें मेरे दूसरे बेटों पर पड़ सकती है, और हो सकता है कि वो कभी कभी कोई तर्क वाली बात कर लें, बट शेडवेल जेन्युइन नाइट्स एडमिट्स नो रे। लेकिन शेडवेल की जो मूर्खता है वो सच्ची है, काली रात की तरह से है। बुद्धि की कोई भी किरण उस मूर्खता को भेद नहीं सकती। हिज राइजिंग फॉग्स प्रिवेल अपॉन द डे। उसकी मूर्खता एक घने कोहरे की तरह से है, दिन की रोशनी भी उसकी मूर्खता को समाप्त नहीं कर सकती। सो द अदर sons of Flacno may act with reason, though for a short period of time, but Shadwell's foolishness is real. It is like a dark night. No ray of wisdom can pass through it. His stupidity is like a thick fog. The daylight cannot penetrate it. Besides, his goodly fabric fills the eye and seems designed for thoughtless majesty. यहाँ ड्राइडन शेडवेल की फिजिकल अपीयरेंस पर सटायर करते हैं, सीधा सीधा प्रहार करते हैं। गुडली फैब्रिक मीन्स मोटा शरीर, डिज़ाइंड बनाया गया है, मैजेस्टी शाही परिवार। ड्राइडन यहाँ कहते हैं कि शेडवेल का जो मोटा शरीर है वो आसानी से दूसरों का ध्यान आकर्षित करता है, सभी की आंखें उसकी तरफ जाती हैं उसके मोटापे को देखकर। ऐसा लगता है कि उसका ये मोटा शरीर है ये किसी थॉटलेस मैजेस्टी, बिना विचारों का कोई शाही व्यक्ति है, जिसका जन्म तो किसी शाही परिवार में हो गया लेकिन उसमें बुद्धि नहीं है। तो शेडवेल के शरीर को देखकर, शेडवेल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसका मोटा शरीर विचारहीन शाही व्यक्ति के लिए बनाया गया है। थॉटलेस एज मोनार्क ओक्स that shades the plain and spread in solemn state supinely rage. Thoughtless as monarch. यहाँ ड्राइडन उसके मोटे शरीर की तुलना ओक के पेड़ से करते हैं, बलूत के पेड़ से करते हैं। ऐसा पेड़ बहुत बड़े एरिया पर फैला हुआ होता है, बिना किसी एक्शन के, बिना किसी क्रिया के। मीन्स जिस तरह से ओक का जो पेड़ है वो बिना क्रिया के बहुत बड़े इलाके पर फैल जाता है, ठीक उसी तरह से शेडवेल का जो मोटा शरीर है
वो बिना क्रिया की वजह से कि शैडवेल कोई काम नहीं करता इसलिए वो बहुत मोटा हो गया है, तो ओक के पेड़ की तरह उसका शरीर भी फैल रहा है। हेवुड एंड शिरले वर बट टाइप्स ऑफ दो लास्ट ग्रेट प्रोफेट ऑफ ट्यूटोलॉजी। यहाँ ड्राइडन ने दो और राइटर्स के बारे में कहा है, हेवुड और शिरले। इन दोनों राइटर्स को भी ड्राइडन ने मूर्ख कहा है, लेकिन ड्राइडन कहता है कि मूर्खता के मामले में हेवुड और शिरले तो सिर्फ तुम्हारे रूप मात्र हैं, असली मूर्ख तो शैडवेल है, ये तो सिर्फ उनकी परछाइयों की तरह से है। शैडवेल तो बातों को दोहराने के लिए और उन्हें और ज़्यादा उलझाने के लिए एक मसीहा की तरह से काम करता है, कि मीन्स शैडवेल जो बात कहता है एक बात को ही वो बार बार कहता रहता है, मूर्खता का काम करता है, और किसी भी बात को वो सिंपल तरीके से नहीं कह रहा बल्कि बातों को आपस में उलझा देता है, और जो सामने वाले के क्लियर नहीं होती, समझ में नहीं आती, और बातों को रिपीट करने में, बातों को उलझाने में जो शैडवेल है वो एक मसीहा की तरह से है। सो here Dryden gives another reason that Shadwell's fat body easily attracts the other's attention. It appears that his fat body has been designed for a thoughtless royal figure. He compares his fat body to a oak tree. Oak tree spread over vast area, but without any activity. In the same way, Shadwell is foolish and useless person. Foolish writers like Haywood and Shirley were only shadows of Shadwell, and Shadwell is the last prophet of repeating the same thing and confusing them. So here Dryden invents a humorous situation. He imagines that MacFlecknoe ruled in the kingdom of nonsense. When he grew old, he wanted to choose one of his sons as his successor, and he chose Shadwell because he was the most foolish of his sons. He resembled him most in stupidity. So the poem is a biting satire on Shadwell. I hope you like this video. Thank you.